नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएस साइंस पेपर फर्स्ट भूगोल और भूगोल में एमपी भूगोल की हमारी यूनिट 5 हम पढ़ रहे हैं। और आज का वीडियो मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, उनका प्रकार, वितरण, मृदा अपरदन व संरक्षण पर आधारित है। और इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसे टू द पॉइंट जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उतना कवर कर लें। एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद फिर और अधिक हम अतिरिक्त चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सिलेबस के अनुसार हम पढ़ें, सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ें, तभी जाकर इतना बड़ा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ा वृहद सिलेबस है मित्रों। तो टू द पॉइंट मैंने ये नोट्स बनाए हैं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी, सारगर्भित जानकारी देने में मैं सफल रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण। आप जानते हैं दोस्तों, मृदा निर्माण एक लंबी प्रक्रिया, लाखों करोड़ों वर्षों में मृदा निर्माण होता है और किसी स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाएगी ये वहाँ की चट्टानों पर निर्भर करता है। यानी वहाँ भौगोलिक उच्चावच्चीय स्थिति क्या है, वहाँ किस प्रकार की चट्टानें हैं, यह निर्धारित करेगी कि वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़, विंध्यन। तो चट्टानी विविधता के कारण यहाँ मृदा भी अनेक प्रकार की होती है, पाई जाती है। तो इन्हें हम चर्चा में लेंगे एक एक करके, और जितना हम उत्तर लिख सकते हैं उतने ही पॉइंट इसमें मैंने कवर किए हैं। यहाँ से आपका 2 नंबर का और 7 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना है, एक एक मृदा को लेकर। मध्य प्रदेश में मृदा के प्रकार व वितरण को समझाइए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, तो आप इसे भी ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, इस मैप के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा है। आप इसे एक बार ध्यान से देखें। जब हम मध्य प्रदेश के उत्तर में जाते हैं तो हमें चंबल नदी बेसिन क्षेत्र में जलोढ़ या कछारी मृदा दिखाई देती है। दोस्तों, इस एरिया में है थोड़ा यहाँ पर जलोढ़ या कछारी मृदा हमें प्राप्त होती है। मित्रों, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है और ये 3 प्रकारों में विद्यमान है। हमारे मालवा में साधारण काली मिट्टी, नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी व सतपुड़ा क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी। यदि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में जाते हैं तो आप जानते हैं यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और जहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है वहाँ खनिज मिश्रित अवस्था में होते हैं, तो यहाँ मृदा भी मिश्रित मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जब हम बघेलखंड रीजन में जाते हैं तो वहाँ हमें लाल पीली मृदा प्राप्त होती है। और जो हमारा बालाघाट का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, उस एरिया में हमें लेटेराइट मृदा मिलती है। तो इस मैप के माध्यम से आपने इमेज क्रिएट की होगी कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा है। एक एक करके जब हम इसको देखेंगे तब भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप 7 नंबर का उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर लेखन फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मित्रों, पहली लाइन में आप परिचय देंगे, है ना। इस पर आप मृदा की परिभाषा दे सकते हैं। मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, अच्छी सटीक परिभाषा आप लिख लो मृदा की। इसके बाद आप किसी भी मृदा को पूछा जाए उसका विस्तार बताना, यानी मध्य प्रदेश के कौन से भाग पर यह पाई जाती है। फिर हम मृदा के तत्व बता सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट मृदा में हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, वहाँ फसलें कौन कौन सी पाई जाती है, और कोई विशेष बात उस मृदा से रिलेटेड है तो हम
ये उत्तर लेखन का फॉर्मेट हम पॉइंट्स में लिखेंगे। जब 7 मार्क्स क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो हम इस टाइप से पॉइंट बना करके लिखेंगे और एक एक लाइन हम कंक्लूड कर सकते हैं नीचे। तो ये हमारा उत्तर लेखन फॉर्मेट होना चाहिए। चलिए, अब हम मध्य प्रदेश में मृदा की बात करने से पहले मृदा की परिभाषा जानना थोड़ा ज़रूरी होता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम और उसका अर्थ होता है फर्श, यानी जो सतही भाग होता है उसे सोलम कहा गया है। और मृदा शब्द की उत्पत्ति, यानी जो सॉइल हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं, सॉइल शब्द की उत्पत्ति इसी सोलम शब्द से हुई है, सोलम शब्द से। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या है? फर्श। कौन सा फर्श? पृथ्वी का फर्श। पृथ्वी का जो ऊपरी परत होती है ना, उसे ही मृदा कहा गया है। और इसकी परिभाषा बहुत सटीकता से आपको याद होना चाहिए। आप लिख लीजिए। वैसे सिलेबस में मृदा की परिभाषा नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं 2 नंबर में, तो आप क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, आप उसमें ये करिए, भूपर पट्टी की ऊपरी असंगठित परत, है ना, इसका कोई विशेष संगठन नहीं होता है, ऊपरी असंगठित परत जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक खनिजों की प्राप्ति होती है, या फिर ऐसा लिखिए, कार्बनिक अकार्बनिक खनिजों का जटिल मिश्रण है। दूसरी लाइन कंप्लीट कर देगी परिभाषा को, है ना। पहली क्या लिखी आपने? भूपर पट्टी की ऊपरी परत, ऊपरी असंगठित परत जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक खनिजों का जटिल मिश्रण है, जिसमें अनुकूल आर्द्रता व तापमान में वनस्पति विकास की क्षमता होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप क्या लिखोगे? एक शब्द तो हुई अपना ऊपरी परत हो गई, दूसरी लिखोगे असंगठित हो गई। असंगठित मतलब कोई एक निश्चित संगठन नहीं है ना, अलग अलग प्रकार की मृदा में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, है ना, और एक बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया से बनती है। और फिर क्या? ऊपरी है, असंगठित है, आगे की लाइन क्या लिखोगे? जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक खनिजों का जटिल मिश्रण है, खनिजों का जटिल मिश्रण है। और फिर जिसमें अनुकूल आर्द्रता में, सॉरी, अनुकूल जलवायु लिख लो ना, आर्द्रता या वर्षा सब नहीं लिखेंगे। अनुकूल जलवायु में वनस्पति विकास की क्षमता होती है। तो ये मृदा की परिभाषा हो गई। अब हम जब मृदा को विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं इनको, मृदा के तत्व कौन से होते हैं, जैसे खनिज, वायु, जल, कार्बनिक पदार्थ, इन सब इनके मृदा में बनती है। खनिज पदार्थ क्या होता है? ठीक है, जिसमें जैविक, भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया होती है। जो दोस्तों एक चट्टान होती है, और वो चट्टान जब वर्षा के संपर्क में आती है ना, सूर्य के प्रकाश के कारण तापमान, वर्षा और वायु, जब वायु फ्लो होता है तो ये चट्टान क्या है मित्रों? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और टूटने के बाद फिर वो मृदा निर्माण प्रक्रम स्टार्ट हो जाता है और लाखों करोड़ों वर्षों बाद मृदा बनती है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इस पर हम पृथक से वीडियो बनाएंगे। अभी पीएससी के हिसाब से हम टू द पॉइंट हमारी क्लास को ले जाना चाहते हैं, ताकि आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर सको। तो मैं जो अति आवश्यक बात है वही आपके सामने करूँगा, ज़्यादा नहीं। अब मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, इसकी बात करने पर हम पाएंगे कि आप 5 मुख्य प्रकार मिट्टियों के मध्य प्रदेश में है ना। तो आप ऐसे इंट्रो, इसका परिचय ऐसे दे सकते हो कि ये प्रश्न अगर आता है 10 नंबर का, तो लिख देना कि भौगोलिक उच्चावचीय विविधता के कारण, है ना, मृदा अलग अलग क्यों पाई जाती है मध्य प्रदेश में, एक ही प्रकार की मृदा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भौगोलिक उच्चावचीय विविधता है, या ना, समझ गए आप? पठार है यहाँ पर, चंबल नदी घाटी भी है, नर्मदा घाटी अलग, है ना, यहाँ पर हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन चट्टानें हैं। तो ये उच्चावचीय विविधता है, गोंडवाना क्रम की है। ये सब चट्टानों की विविधता के कारण पाया जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल अंतःस्थ कर लें अपने को, कि लिखना ही है ना। मध्य प्रदेश में मृदा पर्याप्त विविधता में पाई जाती है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा है, तो 5 नाम आपको याद रखना है। मुख्यतः ये 5 प्रकार है। पहला है काली मृदा, फिर जलोढ़, है ना, मिश्रित, लाल पीली व लेटेराइट। एक बार और बोलिए, काली
जलोढ़, मिश्रित, लाल पीली व लेटेराइट। ठीक है, ये मृदा के प्रकार हो गए। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। पहले बात करेंगे काली मृदा का। दोस्तों, काली मृदा का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया? अपक्षय व अपरदन। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना अपक्षय कहलाता है और उसका थोड़ा बहकर दूर चले जाना, अपरदित हो जाना, अपरदन कहलाता है। मुख्यतः तो अपक्षय की क्रिया ही मृदा निर्माण में मानी जाती है। हाँ हाँ, आंशिक रूप से अपरदन भी इसमें होता है चट्टान का। मित्रों, मध्य प्रदेश में काली मृदा मालवा, नर्मदा घाटी व सतपुड़ा रीजन में यानी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 47% मध्य प्रदेश का भूभाग काली मृदा के अंतर्गत आता है। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण मृदा हो गई हमारी, इसे तो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो परिचय में हम कैसे लिखेंगे कि बेसाल्टिक लावा निर्मित चट्टानों के अपक्षय द्वारा निर्मित मृदा है ये। और आप जानते हैं जब गोंडवाना के जो भूभाग था उससे पृथक होकर जब हमारी प्रायद्वीपीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर संचरित हो रही थी, तो हिंद महासागर में जो रीयूनियन हॉट स्पॉट है वहाँ से गुजरने के दौरान दरारी लावा उद्भेदन हुआ था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में, जिसे हम दक्कन कहते हैं ना, दक्कन का पठार। यह क्रिटेशियस कालखंड में जब ये प्लेट गुजर रही थी तो वो लावा उद्गमित हुआ था बहुत सारा, और इस लावा के जमाव से यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था। और ये बेसाल्टिक रॉक्स जब अपक्षयित हुई, टूटी, है ना, तो उससे बहुत समय बाद ये काली मृदा का निर्माण हुआ। चलिए, अब इसका विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम बताएंगे। जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, मालवा, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, इसमें ये हो गई। 47% भाग आप बता दोगे। तत्व की यदि हम बातें बताना चाहें एग्ज़ाम में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। तो आप याद रखना, किसी भी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि की कमी पाई जाती है और ह्यूमस की भी कमी होती है अधिकांश मृदा में। तो ये लिख सकते हैं एनपीके की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, है ना, ह्यूमस। अधिकता है काली मृदा में चूना, कैल्शियम, है ना, इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इनकी अधिकता होती है इस मृदा में। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक्स के कारण बनती है, तो ये अधिकता तो रहेगी सही। अब देखिए मित्रों, प्रकृति, इसकी प्रकृति आंशिक क्षारीय होती है क्योंकि इसमें चूना अधिक पाया जा रहा है, कैल्शियम अधिक पाया जा रहा है ना, तो ये आंशिक रूप से क्षारीय रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल सही बात है, तत्व ही निर्धारित करते हैं कोई मृदा क्षारीय होगी। तो यह 7.5 से 8.5 के बीच इसका पीएच पाया जाता है। अब फसलें, काली मृदा में मित्रों कपास बहुत उत्पादित होता है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी ना। यहाँ पर गेहूँ, सोयाबीन भी अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। मूंगफली, मक्का, इसके अलावा उड़द, मूंग, गन्ना इत्यादि कृषि की जाती है। तो ये कृषि के लिए अच्छी मृदा। अब इसमें विशेष बात क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्री में भी फैक्ट आ सकता है। इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कपासी, चेरनोज्म मृदा भी कहा जाता है। तो ये तीन इनके अन्य नाम याद रखना, रेगुर, कपासी व चेरनोज्म, काली मृदा के। इसके बाद टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें, है ना, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट नामक तत्व होता है। मित्रों, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत उच्च होती है। यह पानी को ऑब्जर्व करके रखती है कंटिन्यू अपने अंदर, और जब अधिक गर्मी पड़ती है, उस पानी का वाष्पीकरण जब होता है तो मृदा टूट जाती है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहलाती है। इसमें दरारें पड़ जाती है, तो ये स्वतः जुताई वाली मृदा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका वर्गीकरण यदि हम देखें तो ये मालवा में साधारण काली मृदा है, नर्मदा घाटी में गहरी काली है, और सतपुड़ा में छिछली काली है। मैंने प्रारंभ में भी आपको मैप से बताया था, तो आप ये ज़रूर बताएं वहाँ पर। ये तीन प्रकार हैं इसके, और ये तीनों इन क्षेत्रों में हैं। चलिए अब हम जलोढ़ मृदा की बात करेंगे, तो वही हमारा तरीका रहेगा बताने का। सबसे पहले परिचय देंगे। तो जलोढ़ मृदा दोस्तों आप जानते हैं जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है और नदियाँ जलोढ़ों का निक्षेप
करती है, अपने साथ बहा करके जो गाद लाती है हम, है ना, खनिज चट्टानों को तोड़कर, तो वो क्या है, वो जमा डिपॉजिट करती जाती है, जहाँ नदियों का मंद ढाल होता है वहाँ पर ये जमाती जाती है। तो जलोढ़ मृदा का इस प्रकार निर्माण होता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, देखो ये उत्तर पश्चिम मध्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों, चंबल आदि के निक्षेप द्वारा निर्मित उपजाऊ मृदा, देखो यहाँ उपजाऊ शब्द भी लगा दिया, यानी अच्छी उपजाऊ मृदा होती है। और भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश में तो काली है, लेकिन वहाँ पर जलोढ़ है, ठीक है। उत्तर भारत का पूरा मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, काफ़ी उपजाऊ मृदा भी है। अब विस्तार की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में देखो, बता देना आप, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर लगभग 3% भाग पर पाई जाती है, क्योंकि ये यहाँ बीहड़ प्रभावित मृदा है ना, अपर्दन से काफ़ी प्रभावित है। यहाँ रिवाइन लैंड बन गए हैं चंबल नदी में, और ये काफ़ी चुनौती है एक प्रकार की। जलोढ़ मृदा में पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। ये आप याद रखेंगे थोड़ा, नाइट्रोजन की तो कमी ही लिखना सभी मृदा में। प्रकृति आंशिक रूप से अम्लीय होती है, 6.5 इसका pH होता है। काली मृदा आंशिक रूप से क्षारीय थी, जलोढ़ मृदा अम्लीय है। फसलें, यहाँ सरसों, गेहूँ, गन्ना आदि की फसलें उगाई जाती है। विशेष बात यह है कि भारत की सबसे अधिक विस्तार वाली मृदा है, इसका अन्य नाम है दोमट, ये याद रखना आप। और एक और विशेष बात है, मृदा अपरदन बहुत होता है ना, इसका संगठन कुछ वीक होता है, तो ये जल्दी अपरदित हो जाती है, क्योंकि निक्षेप लाकर जमाई हुई होती है ना, इसलिए भी। तो समझ रहे हो चीज़ को, कर दोगे आप जलोढ़ मृदा, ठीक है। और ये मृदा अपरदन क्यों होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सामान्य से आप याद रखना कि जो सैंड, सिल्ट व क्ले, ये 3 चीज़ें होती हैं मृदा में, सैंड, सिल्ट व क्ले, इसका रेशो अगर बिगड़ जाए तो वो मृदा अपरदित होने लगती है। तो इसका रेशो सही नहीं होता है इसमें, जलोढ़ मृदा में। फिर वहाँ वृक्ष भी कम है, और नदियों में बाढ़ आना, ये सब अपरदन के कारण बनता है, अधिक वर्षा। मिश्रित मृदा की मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश का हमारा बुंदेलखंड रीजन मिश्रित मृदा के लिए जाना जाता है। यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, मैंने आपको कहा था, और ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में मिश्रित अवस्था में खनिज होता है, इसलिए यहाँ मृदा भी मिश्रित होती है। ऐसे लिंक करके याद रखना। अब देखो, परिचय ये है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्ष से निर्मित मृदा है, ये बता दोगे। चलिए विस्तार बता देना, बुंदेलखंड का पठार, और इसमें जिले ओपन कर दो, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, बता दोगे ना, बिल्कुल। अब तत्व देखो, मिश्रित अवस्था में तत्व पाए जाएंगे, क्योंकि चट्टान भी मिश्रित है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। यहाँ पर एनपीके व ह्यूमस की कमी होती है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस इत्यादि कमी तो होगी सही मिश्रित मृदा में। प्रकृति इसकी आंशिक रूप से अम्लीय होती है, ये तो याद रखना है ना। अधिकांश मृदाएं अम्लीय प्रकृति की होती है आंशिक रूप से, काली मृदा क्षारीय है आंशिक रूप से। हम फसलें की बात करें तो यहाँ चूँकि वर्षा भी कम होती है बुंदेलखंड रीजन में, तो यहाँ मोटा अनाज मुख्यतः उगाया जाता है ना, बाजरा हो गया, मक्का, ज्वार, रागी, तिल। विशेष बात यह है कि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है यह, किसकी अपेक्षाकृत, अभी हमने जलोढ़ और काली मृदा देखी, उसकी तुलना में ये कम है उपजाऊ। तो इतना लिख दोगे, इसको और थोड़ा थोड़ा विस्तारित करके लिखोगे, आपका 7 नंबर का बन जाएगा। और इंट्रो या कंक्लूजन की एक लाइन बता देना कि मृदा ही किसी देश की सभ्यता की निर्माता होती है, कुछ भी यार, तो आंसर राइटिंग के कलाकार बन गए हो ना। अब आ जाओ इधर लाल पीली मृदा पर। आग्नेय ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के विखंडन से, हमारे यहाँ जो ग्रेनाइट व नीस चट्टान है वो किधर पाई जाती है, बघेलखंड रीजन में, ठीक है। तो बघेलखंड रीजन में ही ये मृदा पाई जाएगी कि नहीं, इस क्षेत्र में, ठीक है। ओके साहब, ये मध्य प्रदेश के 33% भाग पर पाई जाती है, नहीं अच्छा खासा क्षेत्र है इसका भी। विस्तार इसका बताना, पूर्वी मध्य प्रदेश, बघेलखंड रीजन में। तत्वों की बात करें तो आयरन की अधिकता है, ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी है इस मृदा में। आयरन ज़्यादा है, ह्यूमस व नाइट्रोजन कम पाया जाता है। चलो,
प्रकृति इसकी भी अम्लीय है आंशिक रूप से। फसलें यहाँ कौन कौन सी मिलेगी? धान, मुख्यतः तो धान। मित्रों, हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य प्रदेश की तुलना में वर्षा ज़्यादा होती है, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहीं धान की कृषि की जाती है। तो यहाँ पर धान की कृषि की जाती है। धान के अलावा यहाँ गेहूँ, बाजरा, मक्का, तिल इत्यादि, ये जनजाति रीजन है तो यहाँ मोटे अनाज की कृषि भी की जाती है, ये भी आप याद रखना। मंडला डिंडोरी में यहाँ गोंड और बेगा मुख्यतः निवास करते हैं, तो ये मोटे अनाज की, श्री अन्न की खेती करते हैं, तो ये भी आप बता दो। विशेष बात यह है कि फेरिक ऑक्साइड के कारण ये मृदा लाल रंग की होती है, लेकिन जब ये जल से योजित हो जाती है, जब इसमें पानी आता है, मृदा गीली होती है और जल जब क्रिया करता है, तो यह फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड ये दोनों परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? पीली नजर आती है। जल योजित यह मृदा कैसी दिखेगी? पीली, लाल पीली। समझ में आ गई? आप लाल पीले तो नहीं हो रहे हो? वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा है अपना? बिल्कुल नहीं हो रहा है भैया। एक टॉपिक पूरे एक वीडियो में ख़त्म करवा रहे हैं, तो अब इतना तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप पीएससी वाले स्टूडेंट हो, कोई वनडे एग्ज़ाम वाले नहीं हो। लेटेराइट। अब लेटेराइट मृदा क्या होती है? लेटेराइजेशन एक प्रक्रम होता है मित्रों, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ ये मृदा मिलती है हमें। लेटेराइजेशन की प्रक्रिया चलती है वहाँ पर, ठीक है। भारी तत्व अधिक वर्षा के कारण नीचे चले जाते हैं और ह्यूमस की भी कमी यहाँ पर रहती है। यह मृदा क्षारीय तत्वों के बह जाने के कारण अम्लीय प्रकृति की होती है, लेटेराइट। तो ये आप बताना, इसके परिचय में क्या लिखोगे? लेटेराइजेशन प्रक्रम के कारण निर्मित मृदा है जहाँ अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में। विस्तार की बात करें, मध्य प्रदेश के बालाघाट व मंडला जिले में लगभग 25% क्षेत्र, नहीं हो ही नहीं सकता, 2.5% क्षेत्र, यार कर लो इसको, 2.5 ही लिखा मैंने, उसमें वो दिख नहीं रही थी बिंदु। तत्व, भारी तत्व नीचे चले जाते हैं, ह्यूमस की भी कमी होती है। प्रकृति की बात करें तो क्षारीय तत्व बह जाते हैं तो अम्लीय रहती है। फसलें इसमें ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि थोड़ी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है दोस्तों ये मृदा, तो ये यहाँ पर इसमें फसलें उगाई जाती हैं। विशेष बात यह है कि यह कम उपजाऊ है। अब मृदा संबंधी समस्याएं हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, मृदा अपरदन व उसका संरक्षण। तो आप जानते हैं मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मैं आपको आगे परिभाषित भी करके बता रहा हूँ, पर एक कॉन्सेप्ट है मित्रों, मृदा निम्नीकरण। इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे। जब मृदा निम्नीकरण आए ना, तो सिर्फ आप मृदा अपरदन मत बताना, आप क्या कहोगे? मृदा का प्रदूषण, अपरदन, मरुस्थलीकरण, अम्लीयकरण, क्षारीकरण, लवणीकरण। अभी तो इससे तो समझते होंगे अम्लीकरण क्या, जैसे अम्लीय हो जाना मृदा का, है ना, मृदा में लवण की मात्रा बढ़ जाना, विभिन्न सेल्ट है ना वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें लवणीकरण कहलाता है। मृदा का क्षारीय हो जाना, मरुस्थलीकरण मतलब मृदा धीरे धीरे मरुस्थलीकरण होता जाता है, तो ये भी एक निम्नीकरण के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया हो गई। विषाक्तीकरण यानी विषैले तत्वों का हम कीटनाशक वगैरह डालते रहते हैं, है ना। सुपोषीकरण में क्या होता है? जब हम खाद डालते हैं मृदा में अधिक फसल के लिए, तो वो खाद की मात्रा एकाएक बहुत बढ़ जाती है, लगातार डालते डालते डालते, तो वो फिर काम नहीं करता है ना, अनुपजाऊ होने लगते हैं मृदा, वो सुपोषीकरण हो जाएगा। जल जमाव जैसी समस्याओं की समग्रता, है ना, जल जमाव हो रहा है, निकासी नहीं है, तो जल जमा रहेगा, परत बन जाएगी वहाँ पर, तो वो भी अनुपजाऊ मृदा हो जाएगी। ये सब मिलाकर इनका सबका एकीकृत प्रभाव मृदा निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कहीं भी ये निम्नीकरण का कॉन्सेप्ट यही है, किसी का पतन होना, डाउनफॉल, ये निम्नीकरण हो गया। अब मृदा प्रदूषण तो आप पता है, मृदा में उत्पन्न अवांछित परिवर्तन, जो जरूरत नहीं है ऐसा चेंज अगर आपके अंदर आता है तो आप प्रदूषित हो रहे हो, है ना। जिस चेंज वांछित नहीं है, जो चेंज जरूरी नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए, चाहे अपना जीवन हो, चाहे वो मृदा हो, कहीं भी हो। मृदा अपरदन, मृदा कणों का परस्पर विलग होना। मृदा क्या आप जानते हो बहुत ही संगठित सामान्यता होती है, ऐसे ऐसे इसका कण पास पास होते हैं, पर ये कण क्या है? दूर दूर ऐसे अलग अलग, और फिर बहना आसान होता है इनका, तो मृदा कणों का ऐसे विलग होना मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीज़न है। वर्षा हो सकता है, तेज वर्षा, है ना, आगे हम प्रकार देखेंगे। वायु के कारण होता है, हिमानियों के कारण, सागरी तरंगों के कारण तटीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है ना। चलिए बताता हूँ मैं।
जल द्वारा अपर्दन कैसे होता है? अलग अलग प्रकार का जल द्वारा अपर्दन है, जैसे बूंदाघात अपर्दन, है ना। एक एक बूंद गिरती है पानी की तो छोटी सी वो जो कण होता है वो अलग हो जाता है। चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन मतलब एक सतह होती है, उसके ऊपर की पतली चादर मृदा की बह जाती है। गर्ती का अपर्दन उससे और बड़ा है, हल्की छोटी छोटी हल्की सी उसमें रेखाएं पड़ने लगती है, जैसे नालियों की भांति। फिर वो रेखाएं जब बड़ी हो जाती है तो उसको नालिका अपर्दन कह देते हैं। फिर नालिका और बड़ा पड़ जाती है तो उसे अवनालिका अपर्दन। और फिर तो क्या है, फिर नदी अपर्दन, बहुत वो अनुनालिकाएं बड़ी बड़ी होकर पूरा, जैसे चंबल क्षेत्र है अपना। तो ये ऐसे क्रम से आप बताना, बड़ा मज़ा आएगा उसको आंसर पढ़ने में कि वाह। बूंदाघात, चादरी, एक गर्तिका, नालिका, अवनालिका व नदी अपर्दन। पवन अपर्दन की यदि हम बात करें तो खिंचाव बल, अपघर्षण, सन्निघर्षण, निलंबन, इनके कारण पवन अपर्दन होता है। जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ में क्या है, बल लगता है, मृदा खींचती जाती है। अपघर्षण होता है लगातार तो मृदा अपर्दित, ऊपरी पतली परत बह जाती है उसकी, है ना मित्रों। और निलंबित हो जाते हैं कण अपने स्थान से। हिमानियाँ भी क्या करती है, उत्पाटन, अपघर्षण, सन्निघर्षण इत्यादि क्रियाएं करती है। जब हिमालय वाले क्षेत्र में जो हिमोड़ होते हैं, हिमोड़ करेवा मृदा आपने देखी होगी, तो वो भी अपर्दित होती है इससे। सागरीय अपर्दन की बात करें तो जल दाब, अपघर्षण, सन्निघर्षण इत्यादि के कारण सागर की जब से तटीय क्षेत्र होता है ना, तो ये जो सागर है यहाँ से जो लहरें जाती है तो तटीय क्षेत्र में जाकर अपघर्षण करती है, सन्निघर्षण करती है, वो मृदा वहाँ से बह जाती है। तो वो सागर जो तटीय क्षेत्र में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सागरीय अपर्दन आप बता ही दोगे। अब मृदा संरक्षण की यदि हम बात करें अपर्दन के बाद, तो कुछ विधियां हैं जिनसे हम मृदा को संरक्षित करते हैं। जैसे सीढ़ीदार कृषि करना। पर्वतीय जो एरिया होता है वहाँ पर आप सीढ़ीदार कृषि करोगे तो उससे मृदा का अपर्दन रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक साथ ढलान, उसका ढलान कम हो जाएगा सीढ़ियों के कारण, उसको रोक देगा। समोच्च रेखीय जुताई। देखो समोच्च रेखीय यानी एक समान ऊंचाई की रेखा बना करके, अब जैसे पहाड़ है तो ऐसे समोच्च रेखीय जुताई करोगे तो मृदा अपर्दन रुकेगा। फिर गर्तिकाओं का निर्माण करके, बंदिकाओं बना दी, अपने बंदी खोद दी, गर्तिका बना दी, तो उसका पानी का वो हो जाता है, पानी एक जगह से निकल जाता है पानी साइड से, तो मृदा उस अपर्दित होने से रुक जाती है। नदियों का बहुशाखीकरण। कई बार क्या होता है, नदियाँ बहुत अत्यंत तीव्रता और फ्लो के साथ बहती है, तो अगर इसको बहुशाखीकरण कर दो, एक शाखा इधर निकाल दी, दूसरी शाखा उसकी ऐसे चली गई, है ना, तो ये बहुशाखीकरण होने के कारण क्या होगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो बीच में मृदा शेष रह जाएगी, अपर्दित नहीं हो पाएगी। अदरवाइज़ वो पूरी को लेके जा ही रही है। तो ये भी एक तरीका है। इसको भी, इसमें दो लाभ होते हैं, देखो बाढ़ से भी बचाव हो जाता है और मृदा का भी नियंत्रण होता है। इन तरीकों को तो आप मेंशन करें ही करें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें। नदी मार्गों में लघु बांधों को बनाकर हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं नदी मार्गों में, ताकि वो फ्लो नहीं हो बारिश का ज़्यादा। यांत्रिक दीवार बना सकते हैं, मरुस्थल प्रसार रोकते हैं। देखो मरुस्थल लगातार बढ़ता जाता है, यांत्रिक दीवार बनाने से मरुस्थल फिर इधर नहीं आता है, रुक जाता है वहीं। हरित मेखला। देखो वृक्षारोपण तो बहुत ही नितांत आवश्यक है, हर हर समस्या का समाधान है वृक्षारोपण में। प्रकृति को संतुलित रखना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंग्रोव वनों का विकास। मुख्यतः जो तटीय एरिया होता है हमारे, वहाँ पर मृदा अपरदन रोकने के लिए हम मैंग्रोव वनों का विकास कर देते हैं। इनकी जड़ों में मृदा संरक्षित रह सकती है। मित्रों, अन्य कुछ कृषिगत विधियां भी है मृदा अपरदन रोकने के लिए, जैसे शस्य आवर्तन। इसका मतलब होता है क्रॉप को रोटेशन करना। शस्य आवर्तन हिंदी शब्द है, इसको सरल भाषा में क्रॉप रोटेशन, यानी जो बीज होता है उसको बदल बदल कर, एक ही एक प्रकार का यदि हम बीज बोते हैं तो उस मृदा के पोषक तत्व को वो समाप्त कर देता है, तो सभी पोषक तत्व बने रहें इसलिए बदल बदल कर फसल बोना। शस्य संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, एक साथ हम दो तीन फसलों को उगाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसका पैटर्न ऐसा सेट करते हैं कि सभी पोषक तत्व संतुलित रहें फसल उसमें मृदा में, तो वो उसका संगठन मजबूत रहे। जैविक कृषि, जो हमारे कीटनाशकों के कारण क्या हो रहा है, हमारे द्वारा जो कीटनाशक ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं उसका कारण मृदा विषाक्त हो रही है हमारी, तो वो भी एक मृदा अपरदन या निम्नीकरण का एक कारण बनता है। तो हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें, कि जैविक कीटनाशक खाद, वर्मी कंपोस्ट, है ना, केचुए वाली खाद, इस इत्यादि का प्रयोग करेंगे, एजरोवेक्टर, शैवाल। इससे क्या होगा, हमारी मृदा पोषित रहेगी, इसको निम्नीकरण से रोका जा सकता है। इसके अलावा स्टबलिंग एक विधि है, फसल को ऊपर से काट लिया जाता है
ताकि उसके डंठल उसमें खेत में बचे रहें। अगर आपको फसल ऊपर से काट ली जाती है, जैसे इतनी बड़ी फसल है यहाँ से काट दो, तो ये जो डंठल नीचे के बचेंगे ना, ये मृदा अपरदन से रोकेंगे और फिर बाद में वो सड़ गल के उसमें मृदा में मिल जाएंगे, तो फिर ह्यूमस का निर्माण भी होगा। ह्यूमस क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये रंगहीन का वो क्या बोलते ऐसा पदार्थ है, रंगहीन और भूरे रंग का सामान्यतः ऐसा पदार्थ होता है जो मृदा को लचीला बनाता है, मृदा को पोषक करता है, बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमस। मल्चिंग की बात करें तो पराली आदि से खेत को ढक देना, ये है ना, मल्चिंग विधि बहुत अच्छी है, वायु अपरदन से रोकती है। जहाँ वायु बहुत तीव्र गति से चलती है ना, उस क्षेत्र में ये पराली आदि जो फसल के अवशेष है उसको खेत में बिछाने से मृदा अपरदित होने से रुकती है। सिंचाई पद्धति में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है मित्रों। कैसे? जैसे हम एक साथ बहा करके सिंचाई करते हैं तो उसमें भी मृदा बह जाती है ना। तो इसके स्थान पर हमें ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, वो नहीं होगी मृदा निक्षालन, कैपिलरी एक्शन जैसी क्रियाओं से भी हम बच सकते हैं अगर ये पद्धति अपनाएंगे तो। ठीक है ना। ये कैपिलरी रिएक्शन भी आपको पता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तत्वों को जाना। ये मृदा है तो मृदा का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जब वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है, मृदा नीचे से नमी खींचती है ऊपर, उसके साथ पोषक तत्व भी ऊपर आ जाते हैं सतह पर, है ना। जब बारिश ज़्यादा होती है तो वही नीचे चले जाते हैं। ये प्रक्रम चलते रहते हैं। मृदा निर्माण प्रक्रम पे एक अलग से वीडियो बनाने की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है, वो तो बहुत आवश्यक है, वो मैं बनाऊंगा। पर ये टू द पॉइंट वीडियो है, इसे आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। जैविक विधियों की बात करें तो आप वनीकरण कर सकते हैं। कृषि वानिकी तो करना ही करना है ना। मेड़ पर पेड़ लगाए जाना, छोटे छोटे पेड़ लगाना, और विशेष विभिन्न प्रकार की घासें होती है। सामुदायिक वानिकी, है ना, प्रत्येक समुदाय को इस ओर प्रेरित किया जाए, जोड़ा जाए। पुनर्वनीकरण, जहाँ वनों को नष्ट कर दिया गया वहाँ पुनर्वनीकरण करें। तो इन सभी प्रयासों से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने इसमें मध्य प्रदेश में मृदा के प्रकार और वितरण को समझा, मृदा अपरदन की परिभाषा और उसके कारण, उसके प्रकार और संरक्षण की विधियों को भी देखा। तो इसी प्रकार बने रहिए। ये यूनिट धीरे धीरे करके हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भूगोल की ही कोई अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे और ख़त्म करेंगे पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में। अभी मुझे अनुमति दीजिए। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे वीडियो को। चलिए अब चलता हूँ, बाय बाय।